नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कर स्टडी आईक्यू में। आज हम 2 जून 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब बनाया गया है? हमारा ऑप्शन है 29 मई को, 30 मई को, 31 मई को, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है 29 मई को। हर साल 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे यानी अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 29 मई को नेपाल के तेनजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी, जिसके बाद वे एवरेस्ट फतह करने वाले पहले इंसान बने थे। नेपाल ने साल 2008 से महान पर्वतारोही हिलेरी का निधन के बाद 29 मई अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया था। सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे शेरपा द्वारा साल 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार फतेह करने की स्मृति में हर साल 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। इस दिन काठमांडू और एवरेस्ट क्षेत्र में स्मारक कार्यक्रमों, जुलूसों और विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। एवरेस्ट पर्वत समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4848 मीटर। इसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? हमारे ऑप्शन है उत्तराखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। इसका सही आंसर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना, विशेषकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और कुशल और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सरकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्या है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने, रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने, विशेषकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और कुशल और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित के लिए शुरू की गई। योजना से जुड़ी जानकारी हर गांव तक पहुंचाई जाएगी ताकि वह इस योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना को सार्वजनिक प्रतिनिधियों और जिला स्तर के अधिकारियों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा ताकि अधिकतम ग्रामीण इसका लाभ उठा सकें। इस योजना के तहत जिला मजिस्ट्रेट बैंकर्स के साथ समन्वय करेंगे ताकि लाभार्थियों को ऋण के लेने में कोई समस्या न हो। इस कार्यक्रम के तहत आवेदन करने वाले प्रवासियों को संबंधित अधिकारियों से त्वरित मंजूरी मिलेगी और उनके आवेदन तत्काल सब्सिडी वाले बैंकों को भेज दिए जाएंगे, जो पहाड़ी जिलों में 25% और मैदानी जिलों में 15% होंगे। इस योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक या उसके परिवार के सदस्यों को योजना के तहत केवल एक बार ही इसका लाभ मिलेगा। उत्तराखंड राज्य गठन कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी प्रमुख कैंप जेमिनी समूह का नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? हमारे ऑप्शन है ईमान इज्जत, लियोपुरी, जैकमा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ईमान इज्जत को फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी प्रमुख कैंप जेमिनी समूह का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें वर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकारी पॉल एरमेलिन की जगह ली है, जो बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। ईमान इज्जत की नियुक्ति शेयरधारकों की वार्षिक बैठक के अंत में की गई थी। इससे पहले ईमान इज्जत कैंप जेमिनी समूह के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उनके इसके अलावा कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके हैं। संस्थागत निवेशक पत्रिका की वार्षिक ऑल यूरोपियन एग्जीक्यूटिव टीम रैंकिंग की प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर श्रेणी के लिए उन्हें बेस्ट यूरोपीय CFO के रूप में भी नामित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में IT प्रमुख विप्रो ने किसको अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? हमारा ऑप्शन है थियरी डेलापोर्ट,
लियोपुरी एमानिजत उपयोग सभी। इसका सही आंसर है थियरी डेला पोर्ट को। आईटी प्रमुख विप्रो ने थियरी डेला पोर्ट को अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह विप्रो के वर्तमान सीईओ और एमडी अबिदाली निमचवाला की जगह लेंगे, जो 1 जून 2020 को सीईओ और एमडी के रूप में अपना पद छोड़ देंगे। थियरी डेला पोर्ट 6 जुलाई 2020 को पदभार संभालेंगे। इससे पहले थियरी डेला पोर्ट कैंप जेमिनी समूह के मुख्य परिचालन अधिकारी और इसके समूह कार्यकारी बोर्ड के सदस्य थे। कैंप जेमिनी में 25 वर्षों के अपने करियर के दौरान उन्होंने विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं में काम किया, जैसे कि वैश्विक वित्तीय सेवा रणनीतिक व्यापार इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सभी वैश्विक सेवा लाइनों के प्रमुख थे। विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं ऋषद प्रेम जी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार सेतु नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है? हमारा प्रश्न है मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, अरुणाचल प्रदेश ने, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सेतु नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में वापस आने वाले कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार को सुरक्षित करने में मदद करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार प्रवासियों के लिए उसके कौशल से संबंधित क्षेत्र में नौकरियां की तलाश करने और पंजीकृत करने के लिए एक नए पोर्टल एमपी रोजगार सेतु पोर्टल को भी शुरू किया है। योजना के लिए पात्रता कितनी होनी चाहिए? श्रमिक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। श्रमिक को समग्र आईडी कार्ड धारक यदि न हो तो उसका आवेदन नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 3 जून 2020 है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसके राज्यपाल हैं लालजी टंडन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एमपी वीरेंद्र कुमार का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया है? हमारे ऑप्शन 84 वर्ष, 88 वर्ष, 80 वर्ष, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है 84 वर्ष की उम्र में। केरल से राज्यसभा सांसद और लोकतांत्रिक जनता दल एलजेडी के नेता रहे और लेखक और पत्रकार एमपी वीरेंद्र सिंह का निधन 84 वर्ष की आयु में हो गया है। उनका जन्म 22 जुलाई 1934 को केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में हुआ था। कुमार साल 1996 में कोझिकोड की लोकसभा सीट के लिए चुने गए थे और बाद में एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व वाली संयुक्त सरकारों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री रहे थे। वह 2004 में फिर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। वह अप्रैल 2016 से राज्यसभा के सदस्य हैं। साथ ही उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया? हमारा प्रश्न 2 साल, 3 साल, 4 साल, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है 2 साल के लिए। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने का फैसला किया है। ये विस्तारित कार्यकाल 6 जून 2020 से लागू होगा। मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई? हमारा ऑप्शन विशाखापट्टनम, हैदराबाद, नई दिल्ली, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित नेवल बेस INS कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ का निर्माण पूरा होने के बाद इसे INS कलिंग के उन सभी अधिकारियों, नाविकों और सहायक कर्मचारियों को समर्पित किया जाएगा जिन्हें वर्ष 1981 में इसकी स्थापना के बाद से INC के इस ओप सपोर्ट बेस में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। इस पार्क को वर्ष 2018-2019 के लिए INS कलिंग के प्रसिद्ध यूनिट पर शक्ति पत्र का पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसका उद्देश्य 1981 से लेकर अब आज तक कलिंग के मिसाइल इतिहास की झलक देखना है। मिसाइल पार्क की स्थापना मिसाइलों और ग्राउंड सपोर्ट्स इक्विपमेंट की प्रतिकृति के साथ की गई है, जो इन प्रदर्शनियों को स्क्रैप इन्वेंट्री से बनाया गया है, जिन्हें आंतरिक रूप से पुनर्निर्मित किया जा रहा है। इसके अलावा वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन द्वारा INS कलिंग में 2 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक प्लांट भी स्थापित किया गया है। यह पूर्वी नौसेना कमान का सबसे बड़ा संयंत्र है और इसकी अनुमानित आयु 25 वर्ष है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। इसके राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में शास्त्रीय संगीतकार
श्यामला जी भावे का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारा ऑप्शन 79 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है 79 वर्ष की उम्र में। शास्त्रीय संगीतकार श्यामला जी भावे का निधन 79 वर्ष की आयु में हो गया है। उनकी हिंदुस्तानी के साथ साथ कर्नाटक संगीत पर भी अच्छी कमांड थी। उन्होंने भारत के पहले संस्कृत धारावाहिक कादम्बरी का संगीत भी तैयार किया था। इसके अलावा उन्हें 1997 से 2001 तक कर्नाटक संगीत नृत्य अकादमी में भी काम किया था। प्रसिद्ध गायिका को उभय गण विदुषी के खिताब से सम्मानित किया जा चुका। साथ ही उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए संगीत भी तैयार किया, जिसमें पहली संस्कृत फिल्म आदि शंकराचार्य भी शामिल है। उन्हें कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस की वजह से अपने खीर भवानी मेला को स्थगित किया है? हमारे ऑप्शन जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू किस राज्य ने कोरोना वायरस की वजह से अपने खीर भवानी मेले को स्थगित कर दिया है? ये हर साल ज्येष्ठ मास की अष्टमी तिथि पर जम्मू कश्मीर के कदरबल जिले के तुलमुला गांव में स्थित खीर भवानी माता का मेला आयोजित होता है। यहाँ ज्येष्ठ अष्टमी पर देवी माँ का अवतरण दिवस मनाया जाता है। 30 मई को ज्येष्ठ अष्टमी पर भी माता के मंदिर में विशेष पूजा की गई। इस बार कोरोना वायरस की वजह से नेशनल लॉकडाउन है। ऐसी स्थिति में खीर भवानी माता का मेला आयोजित नहीं हो सका। हर साल यहाँ मेले में 80,000 से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, लेकिन इस साल शासन के नियमों को ध्यान में रखते हुए मंदिर बंद था। खीर भवानी मंदिर में पुजारी ने पुरानी परंपरा के अनुसार पूजन किया। इस पूजा में बहुत कम लोगों की उपस्थिति थी। लोगों ने मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर देवी माँ की पूजा की। खीर भवानी मंदिर की मान्यता रामायण काल से जुड़ी हुई है। माना जाता है यह देवी पहले रावण की लंका में स्थापित थी और बाद में हनुमान जी लंका से देवी माँ को यहाँ लेकर आए थे। यह कथा प्रचलित है कि रावण देवी माँ का परम भगत था और देवी खीर भवानी के मंदिर की स्थापना लंका में रावण ने ही की थी। रावण की गलत आदतों से देवी रुष्ट हो गई थी और श्री राम के भगत हनुमान को आदेश दिया कि वे उनकी मूर्ति को लंका से हटाकर कहीं और स्थापित करें। तब हनुमान ने मूर्ति को कश्मीर के तुलमुल गांव में स्थापित कर दिया था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फिंच ने वित्त वर्ष 21 में भारत की जीडीपी विकास दर को कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया? हमारे ऑप्शन 5%, 4%, 3%, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है 5%। दुनिया भर में फैले नोवेल कोरोना वायरस महामारी के बीच रेटिंग एजेंसी फिंच रेटिंग्स ने अपना नया ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है। रेटिंग एजेंसी द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में वैश्विक और देशों की जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाया है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार रेटिंग एजेंसी फिंच रेटिंग्स ने आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी और सख्त लॉकडाउन पॉलिसी का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर में 5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया, जबकि 2020 में वैश्विक जीडीपी विकास दर 4.6% तक गिरने का अनुमान लगाया है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने राइट्स इश्यू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने 2.6 मिलियन शेयरधारकों के राइट्स इशू से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर 53,125 करोड़ रुपए के राइट्स इशू को जुटाने के लिए RIL ने व्हाट्सएप चैटबॉट की ओर रुख किया है, जिसे जियो एप्टिक टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। यह पहला ऐसा चैटबॉट है जिसे सार्वजनिक तौर पर लॉन्च किया गया है और जो व्हाट्सएप पर उपलब्ध है। यह चैटबॉट शेयरधारकों के प्रश्नों जैसे उनके राइट इशू से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां, किसी शेयरधारक अधिकार पात्रता के लिए योग्य है, अपने राइट्स को कैसे बचें और क्या किया जब किसी के पास भौतिक शेयर और नमूना फार्म हो आदि को संबोधित करेगा। राइट्स इशू क्या है? स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी पूंजी जुटाने के लिए राइट इशू लाती है। इसके तहत कंपनियां अपने मौजूदा शेयरधारकों को ही अतिरिक्त शेयर खरीदने को मंजूरी देती हैं। शेयरधारक कंपनी की ओर से तय अवधि में ही राइट इशू के तहत शेयर खरीद सकते हैं। राइट इशू के तहत शेयरधारक एक निश्चित अनुपात में शेयर खरीद सकते हैं। यह अनुपात कंपनी तय करती है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है मुकेश अंबानी।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करियर स्टडी IQ को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।